हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस बैंकिंग के बारे में। ठीक है। इसके पहले के वीडियो में मैं बात कर चुका हूँ प्री इंडिपेंडेंस बैंकिंग के बारे में। प्री इंडिपेंडेंस बैंकिंग के बारे में मैं पहले वीडियो में बात कर चुका हूँ, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन में जाकर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है। तो प्री इंडिपेंडेंस बैंकिंग का मतलब क्या था? 1947 1947 के पहले की जो बैंकिंग थी वो प्री इंडिपेंडेंस बैंकिंग थी, और 1947 के बाद की जो बैंकिंग है उसे पोस्ट इंडिपेंडेंस बैंकिंग कहा जाता है। ठीक है। तो समझ में आ ही गया होगा, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। तो सबसे सबसे जरूरी जो बात थी पोस्ट इंडिपेंडेंस बैंकिंग में थी अ, वो बात थी नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक से। ठीक है। तो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक क्या था? नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक क्या था मतलब कि मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी है, उसको सरकारी कंपनी में कन्वर्ट कर देना। ठीक है। वो सरकारी हो जाती है। जैसे कि कोई स्कूल होता है, ठीक है, प्राइवेट स्कूल होता है, और सरकार को उसके कार्य अच्छे लगते हैं, या फिर मतलब कि उसे सरकार को लगता है कि ये स्कूल मुझे अधिग्रहण करना चाहिए, तो उसको कन्वर्ट कर देता है सरकारी में। तो एक तरह से इसे कहा जा इसी तरह से था नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, मतलब कि प्राइवेट बैंकों को सरकारी बैंकों में बदल देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक के डेफिनीशन। डेफिनीशन है, देख लीजिए। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक की डेफिनेशन है, नेशनलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफार्मिंग प्राइवेट एसिड। वही चीज लिखा हुआ प्राइवेट एसिड, मतलब कि कोई मतलब कि निजी स्वामित्व वाली चीज को निजी चीज को पब्लिक एसिड, सार्वजनिक चीज में परिवर्तित कर देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नेशनलाइजेशन। तो इसकी डेफिनेशन है, नेशनलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफार्मिंग प्राइवेट एसिड इनटू पब्लिक एसिड बाय ब्रिंगिंग देम अंडर पब्लिक ओनरशिप ऑफ नेशनल गवर्नमेंट। मतलब कि अब जब ये नेशनलाइजेशन हो जाता है किसी बैंक का, तो वो पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में हो जाता है। ठीक है। तो आपने नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक के बारे में समझ लिया। तो अब दूसरी बात क्या है? नीड ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक इन इंडिया। नेशनलाइजेशन की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? मतलब प्राइवेट प्राइवेट चीज़ें भी तो हो सकती थी अच्छी। ऐसा तो नहीं है कि नेशनलाइजेशन करने की या फिर सरकार प्राइवेट को सरकारी में कन्वर्ट करने की आवश्यकता ऐसी क्या आवश्यकता थी कि नेशनलाइजेशन करना पड़ा? तो इसके लिए समझते हैं, सबसे पहला पॉइंट जो है, टू मोबिलाइज द सेविंग ऑफ द सेविंग्स ऑफ पीपुल टू द लार्जेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट एंड टू यूटिलाइज देम फॉर प्रोडक्टिव पर्पस फॉर प्रोडक्टिव पर्पस। ठीक है। ये चीज लिखा हुआ है। तो इसका मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब ये है कि लोगों की बचत को अधिकतम संभव सीमा तक जुटाने और उसका उपयोग करने के लिए। इसका मतलब है टू मोबिलाइज द सेविंग ऑफ पीपुल टू द लार्जेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट एंड टू यूटिलाइज देम फॉर प्रोडक्टिव पर्पस। मतलब कि लोगों की जो सेविंग थी उसको, जैसे लोग पैसा जमा करते हैं, मतलब कि पैसा जोड़ते हैं, तो वही तो जमा करते हैं बैंक में। बैंक में पैसा कहाँ से आता है, ये पहले बताओ? बैंक में पैसा आता है इंसानों के द्वारा। ठीक है। तो जो पब्लिक है वही तो पैसा जोड़ के वहां पर जमा करती है। ठीक है। तो जो जमा करती है, तो सरकार का उद्देश्य था कि मतलब उनके पैसे को सही जगह पर लगाया जाए। इसके लिए नेशनलाइजेशन की आवश्यकता थी। ठीक है। तो अब सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट देख लीजिए, टू मीट इन इन एन इंक्रीजिंग मैनर एंड नीड ऑफ प्रोडक्टिव सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी एंड द particular those
ऑफ फार्मर्स, स्मॉल स्केल्स इंडस्ट्रियलिस्ट एंड सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल ग्रुप्स। इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था में मतलब कि विशेष रूप से किसानों, देखो फार्मर्स के बारे में बात किया गया। फार्मर्स छोटे स्केल के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके बारे में, और जो जो बंदे स्वरोजगार और पेशेवर की ज़रूरतों को बढ़ने के लिए, बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बैंक को नेशनलाइजेशन की आवश्यकता पड़ी। क्यों ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जब बैंक प्राइवेट थे तो वो सिर्फ बड़े-बड़े लोगों को ही मतलब लोन दे रहे थे। वो फार्मर को लोन दे ही नहीं रहे थे, क्योंकि उन्हें रिस्क समझ में आ रहा था कि मतलब अगर फार्मर को देंगे, पता नहीं चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा, तो इसलिए वो बड़े-बड़े लोगों को ही ये चीज़ दे रहे थे, लोन दे रहे थे, ठीक है? तो इसका हिंदी मतलब क्या हो जाएगा? इस पॉइंट का हिंदी मतलब हो जाएगा अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों और विशेष रूप से किसानों, छोटे पैमाने के उद्योगपतियों और स्वरोजगार पेशेवर समूहों की बढ़ती हुई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नेशनलाइजेशन की आवश्यकता पड़ी। समझ गए? तो आवश्यकता क्यों पड़ी? फार्मर्स की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, स्मॉल स्केल के इंडस्ट्रियलिस्ट की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल ग्रुप्स मतलब कि स्वरोजगार पेशेवर समूहों की बढ़ती हुई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नेशनलाइजेशन की आवश्यकता पड़ी। मतलब इनको लोन चाहिए, ठीक है? तो अब लोन इनको मिल नहीं पा रहा था, तो इसीलिए सरकार ने मतलब नेशनलाइजेशन की प्रक्रिया प्रारंभ की, जिससे कि सभी लोगों को बराबर मात्रा में और मतलब जिसको जो ज़रूरत है उनको लोन प्रोवाइड कराया जा सके, ठीक है? तो ये 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, ठीक है? तो एक पॉइंट अब ये क्या लिखा हुआ है, टू कर्ब द यूज ऑफ बैंक क्रेडिट फॉर स्पेक्युलेटिव एंड अदर अनप्रोडक्टिव पर्पस। मतलब ये है कि जैसे कि कुछ लोग क्या करते थे, कुछ लोग जैसे कि ऋण ले लेते थे बैंक से, यानी कि लोन ले लेते थे। कुछ लोग लोन ले लेते थे बैंक से मान लीजिए उन्होंने लोन ले लिया, ये बैंक है, बैंक से उन्होंने लोन ले लिया और इस लोन के पैसे को वो मान लीजिए शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? और क्या कहते हैं, सट्टा खेल रहे हैं, सट्टा खेल रहे हैं, तो अनप्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए बैंक की नेशनलाइजेशन की आवश्यकता पड़ी। तो ये सब चीज़ें बंद हो गई जब बैंक सरकारी हो गए, यानी कि नेशनलाइज हो गए, इस वजह से इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ी, ठीक है? तो यही चीज़ लिखा हुआ है, टू कर्ब द यूज ऑफ बैंक क्रेडिट फॉर स्पेक्युलेटिव एंड अदर अनप्रोडक्टिव पर्पस। इसका मतलब ये है, समझ में आ गया? अब अब फोर्थ पॉइंट है, टू प्रोवाइड एडुकेट ट्रेनिंग एंड रिस्पॉन्सिबल टर्म्स ऑफ सर्विस टू बैंक स्टाफ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बैंक कर्मचारियों को पर्याप्त ट्रेनिंग, देखिए, टू प्रोवाइड एडुकेट ट्रेनिंग मतलब कि बैंक कर्मचारी जो थे, अब नेशनलाइजेशन हो गया बैंक का, तो उसके कर्मचारी किसके हो गए? सरकारी कर्मचारी हो गए, ठीक है? तो सरकारी कर्मचारी को पर्याप्त ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है, उसके बाद उनको सारी टर्म्स एंड कंडीशन सब पूरी तरह से पढ़ा दिया जाता है, समझा दिया जाता है, उसके बाद ही उनको बैंक में बैठाया जाता है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें प्राइवेट बैंक नहीं कर पा रहे थे। नेशनलाइजेशन होने के बाद ये सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से होने लगी, इसलिए नेशनलाइजेशन की आवश्यकता पड़ी, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंड टू कंसीडरेबली एक्सपेंड द ब्रांच नेटवर्क ऑफ बैंक इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। मतलब कि देश के सभी हिस्सों में बैंकिंग शाखा को पहुंचाने में, देखिए, जब नेशनलाइजेशन हो गया बैंक का, तो हो सकता है प्राइवेट व्यक्ति के पास पैसे की कमी हो, ठीक है? तो वो अपनी शाखाओं को कई जगह पे फैला ना पा रहा हो, लेकिन सरकार के पास तो कोई कमी है नहीं, तो बैंक खुला, एक बैंक मान लीजिए था, कोई भी बैंक था, तो उसकी उसकी शाखा उन्होंने कई जगह पर खोल दी, कई जगह पर उन्होंने शाखा खोल दी, इसलिए इसलिए नेशनलाइजेशन से फ़ायदा हुआ। ये सब फ़ायदे हुए, और ये सब क्या कहते हैं, ये सब लाभ भी हैं एक तरह से, और ये सब नीड भी थी, ये सब ज़रूरत भी थी एक तरह से, ठीक है? टू कन तो वही चीज़ लिखी हुई है, टू कंसिडरेबली एक्सपेंड द ब्रांच नेटवर्क ऑफ
बैंक इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, मतलब देश के सभी हिस्सों में बैंक की शाखाओं को पहुंचाने में, मतलब कि गांव में पहले गांव में नेटवर्क, मतलब कि बैंक वैंक कहाँ होते थे, तो इस वजह से सभी जगह पर बैंक पहुंच जाए, इसलिए बैंक को सरकारी कर नेशनलाइजेशन करने की आवश्यकता पड़ी। यानी कि बैंक का नेशनलाइजेशन करने की आवश्यकता इसलिए भी पड़ी क्योंकि सभी पार्ट्स में, सभी देश के सभी कंट्री के, मतलब कि इंडिया के सभी राज्यों में, मतलब कि सारे ब्रांच मतलब बैंकों के पहुंच जाएं, और मतलब किसी को कोई दिक्कत ना हो, बैंक में वो जाकर आराम से पैसा जमा कर पाए, उसको दूर दूर ना जाना पड़े। ठीक है, तो अब इसको एक और पॉइंट लिखा हुआ है, वो पॉइंट क्या लिखा हुआ है, द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इम्पार्टेड मेजर इम्पेटस ऑफ ब्रांच एक्सपेंशन इन अनबैंक्ड रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। वही चीज़ मैंने ऊपर आपको समझा दी, वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर भी, कि बैंक का जो नेशनलाइजेशन हुआ उसके द्वारा क्या हुआ कि शहरी, ग्रामीण और किसी भी इलाके में, ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में क्या कहते हैं, बैंकिंग ब्रांच को बढ़ाया जा सका। मतलब कि नेशनलाइजेशन होने के बाद सारी ब्रांचों को हर जगह फैला दिया गया, उससे क्या कहते हैं, अधिक से अधिक पैसा जमा कर लिया गया बैंकों में, उससे सरकार का फायदा हुआ। ठीक है, उससे क्या हुआ, देखो आगे क्या लिखा हुआ है, विच इज टर्न रिजल्टेड इन ह्यूज डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, देयरफॉर गिविंग बूस्ट टू ओवरऑल सेविंग रेट ऑफ इकोनॉमी। मतलब कि इससे इकोनॉमी बढ़ने में मदद मिली, यानी कि भारत की इकोनॉमी में इससे बूस्ट आया। जब देखो ज़्यादा पैसा बैंकों के पास हो जाएगा तो उन्हें कोई भी काम करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सब चीज़ें मतलब उनके उनके कंट्रोल में हो जाएगी। देखो पैसा आ जाता है तो सब कुछ हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए बैंक का नेशनलाइजेशन करने की आवश्यकता पड़ी, इससे सरकार को मदद मिली, और वो और भारत की अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी हुई, यानी कि बूस्ट आया। ठीक है, इसलिए भी नेशनलाइजेशन की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो अब आपको नेशनलाइजेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, नेशनलाइजेशन के क्या लाभ थे, और नेशनलाइजेशन की डेफिनेशन आपको पूरी तरह से पता हो गई। ठीक, अब आगे चलते हैं। सबसे पहला जो नेशनलाइजेशन हुआ वो पता है किसका हुआ, आरबीआई का नेशनलाइजेशन। आरबीआई का नेशनलाइजेशन सबसे पहले हुआ क्योंकि आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सभी बैंकों का एक तरह से समझ लीजिए इंचार्ज है, या फिर सभी बैंकों का मैनेजर है, इसके ऊपर कोई बैंक नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले किस बैंक का नेशनलाइजेशन किया गया, आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया गया, यानी कि आरबीआई को निजी स्वामित्व से सार्वजनिक स्वामित्व में कन्वर्ट किया गया, यानी कि किसी प्राइवेट बंदे के हाथ से निकाल करके, प्राइवेट एसेट के हाथ से निकाल करके पब्लिक एसेट को, यानी कि सरकार को सौंप दिया गया, और सरकार पूरी तरह से आरबीआई पे कंट्रोल करने लगी। ठीक, तो आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब, क्या, कैसे हुआ, ये चीज आप लोग जान लीजिए। क्या लिखा हुआ, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया was nationalized with effect from 1st January 1949 on the basis of Reserve Bank of India transformed to Public Ownership Act 1948। मतलब कि इसको नेशनलाइजेशन करने का जो एक्ट बनाया गया वो 1948 में हुआ। लेकिन ये नेशनलाइजेशन कब से हुआ, मतलब कि ये नेशनलाइज कब से हो गया बैंक, एक्ट बना, देखो अरे यार देखो, एक्ट बना 1948 में एक्ट बनाया गया, लेकिन नेशनलाइजेशन तब नहीं हुआ, एक्ट पारित हो गया, लेकिन उसके बाद नेशनलाइजेशन कब हुआ, फर्स्ट जनवरी 1949 को आरबीआई का नेशनलाइजेशन हो गया, यानी कि ये सरकारी बैंक हो गया। ठीक, ऑल शेयर्स इन कैपिटल्स ऑफ बैंक were deemed transferred to the central government on payment of suitable compensation। यानी कि उसके बाद से, यानी कि 1 जनवरी 1949 से सारे जितने भी, मतलब कि इस बैंक में जितना भी पैसा जमा था वो सब सरकार के अंडर कंट्रोल हो गया, और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अंडर में उसने ले लिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरबीआई को पूरी तरह से अधिग्रहण कर लिया उसका। ठीक,
अपने अंदर समाहित कर लिया। एक तरह से आप समझ में आ गया होगा आरबीआई का नेशनलाइजेशन क्या हुआ, मतलब कि आरबीआई का नेशनलाइजेशन कैसे हुआ, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। नेशनलाइजेशन ऑफ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। देखो, अगर देश में कोई दूसरा बैंक है आरबीआई के बाद जो बड़ा बैंक माना जाता है, तो वह है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है कौन सा। अगर आपने पहले वाला वीडियो देखा होगा प्री इंडिपेंडेंस बैंकिंग वाला, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया क्या था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आज का जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो। ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एक तरह समझ लीजिए अंग्रेजों का जो था, वो मतलब कि सेंट्रल बैंक था ये। अंग्रेजों के लिए ये सेंट्रल बैंक था, अंग्रेजों का बनाया बनाया हुआ एक सेंट्रल बैंक था। ठीक, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का महत्व बहुत बड़ा है और इसकी जड़ें बहुत बड़ी हैं। समझ लीजिए आरबीआई के पहले पहले ही ये आया है, आरबीआई से भी पहले आया है ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो दूसरा स्टेप जो था, एक तरह से फर्स्ट स्टेप ही मानेंगे, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ था फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द नेशनलाइजेशन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। ठीक, तो द तो नेशनलाइजेशन हुआ, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का स्टार्टिंग हुआ सबसे पहले। ठीक, द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द नेशनलाइजेशन ऑफ कॉमर्शियल बैंक स्टार्टेड with the nationalization of Imperial Bank of India as the State Bank of India on 1st July 1955। अब देखो, कॉमर्शियल बैंक पहले जो था इंपीरियल बैंक, वो था कॉमर्शियल बैंक। अब कॉमर्शियल बैंक का नेशनलाइजेशन, इंपीरियल बैंक उसका नाम था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई का पहले नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन बाद में उसके परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1 जुलाई 1955 से उसका नाम ये हो गया और ये नेशनलाइज हो गया, यानी कि ये सरकार के कंट्रोल में आ गया एसबीआई। ठीक है, उसके बाद से सारा कंट्रोल किसके पास हो गया, उसने देखो सरकार ने उस बैंक का, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया और सारा कंट्रोल अपने अंडर ले लिया और एसबीआई पूरी तौर से सरकार के अंडर में आ गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं, एक सेकंड रुकिए। नेक्स्ट स्टेप है आफ्टर दिस द 7 एसोसिएट बैंक वर नेशनलाइज्ड एज सब्सिडरी ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन 1959। समझ गए? अब देखो, इसके नेशनलाइजेशन के बाद, यानी कि एसबीआई के नेशनलाइजेशन के बाद उसके साथ 7 एसोसिएट बैंक जुड़े, यानी कि 7 सहयोगी बैंक जुड़े। और वो कैसे जुड़े, मतलब कि उसके सहयोगी के रूप में वो जुड़े। ठीक है, देखो एक एक्ट बना था 1955 में, 1955 में एक सब्सिडरी एक्ट बनाया गया था, उसके तहत ये सब काम हो रहा है। लेकिन ये सब काम कब हुआ, एक सब्सिडरी एक्ट बनाया गया, लेकिन और उसके तहत उसके जो सब्सिडरी थे, यानी कि स्टेट बैंक के साथ उसके 7 एसोसिएट बैंक, यानी कि उसके 7 सहयोगी जो थे, उनका नेशनलाइजेशन किया गया और उनको प्राइवेट बैंक, कमर्शियल बैंकों से सरकारी बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक, लेकिन ये सब कब स्टार्ट हुआ, देखो 1955 में ये एक्ट पारित हुआ, लेकिन ये सब स्टार्ट कब हुआ, 1959 में, यानी कि 1959 में ही सबसे पहला बैंक जो जो सब्सिडरी बैंक नेशनलाइजेशन स्टार्ट हुआ। इनके सब्सिडरी यानी कि अरे यार, एसबीआई के एसोसिएट बैंकों का जो नेशनलाइजेशन था वो 1959 में स्टार्ट हुआ। सबसे पहली बात ये समझ लीजिए आप। ठीक है, और उसके सब्सिडरी कौन थे, 1950 उसके सब्सिडरी कौन थे, यानी कि एसबीआई के सब्सिडरी कौन थे, उसके 7 बैंक जो थे उसके सहयोगी बैंक थे एसबीआई के। तो वो कौन कौन से बैंक हैं, सबसे पहले ये समझ लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अरे सॉरी, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। ठीक,
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद का नाम पहले क्या था? स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद का नाम पहले था हैदराबाद स्टेट बैंक। इसका नाम पहले था हैदराबाद स्टेट बैंक, लेकिन जब ये इसके साथ इसका वो हुआ ना, एसोसिएट हुआ एसबीआई के साथ, तो इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद कर दिया गया। अब आते हैं दूसरा बैंक जो था, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, ये दोनों बैंक आपस में मर्ज हो गए हैं अब। ठीक है, अब ये दोनों बैंक आपस में मर्ज हो गए। ये दोनों बैंक मतलब कि ये स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, ये दोनों आपस में मर्ज होके एक ही बैंक हो गए हैं। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, ठीक, यही इनका नाम हो गया है। और उसके बाद तीसरा बैंक ही मानेंगे क्योंकि ये दोनों आपस में मर्ज हो गए, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। उसके बाद आए स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर का पहले नाम था त्रावणकोर बैंक लिमिटेड। इसका पहले नाम था, इसका मतलब इसके सब्सिडरी बनने से पहले इन सब बैंकों का नाम क्या था, मैं वो बता रहा हूँ। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला का नाम था बैंक ऑफ पटियाला, और इसका नाम था स्टेट बैंक ऑफ मैसूर का नाम था बैंक ऑफ मैसूर लिमिटेड। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, जयपुर का नाम था मतलब कि ऐसे ही नाम थे सबके, मतलब कि इन सब के नाम बाद में बदल कर स्टेट बैंक इनके आगे जोड़ दिया गया। पहले इनका इनका नाम वैसे नहीं था, मतलब कि इनका नाम अलग अलग था, लेकिन जब इनको साथ में इसके जोड़ा गया एसबीआई के, तो इनका नाम मतलब बदल दिया गया, और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, ताकि मतलब ये पता चले कि ये सब बैंक स्टेट बैंक के ही अंतर्गत हैं। मतलब इनको ये अलग बैंक नहीं है, स्टेट बैंक के ही अंतर्गत है और इसके सहयोगी हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। इंपीरियल बैंक का नेशनलाइजेशन हो गया, उसके आगे चलते हैं। एसबीआई मर्जर विथ इट्स एसोसिएट। उसके एसोसिएट पहले बात तो कौन थे? उसके एसोसिएट यही थे, 7 बैंक जो हैं वही उसके एसोसिएट है। ठीक है, अब उसके एसोसिएट के साथ उसका मर्जर हो गया, यानी कि उनके सहयोगियों के साथ उसका मर्जर हो गया। सहयोगी जो बैंक थे उसके, वो सब आकर किस में मिल गए? एसबीआई में मिल गए। ठीक है, यानी कि सही अगर अगर किसी बैंक का मर्जर हो जाता है किसी बड़े बैंक के साथ, तो जो इसके सहयोगी थे उसके सभी कर्मचारी एसबीआई के हो गए, यानी कि अब वो मतलब कि पूरी तौर से एसबीआई के अंडर में आ गए। ठीक है, पहले सहयोगी थे, सहयोगी और मतलब कि किसी के अंदर विलय हो जाना और किसी का सहयोगी होने में बड़ा अंतर होता है। ठीक है, सहयोगी का मतलब होता है साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन अगर किसी में मिल गए तो मतलब तुम उसी के अंग हो, तुम उससे अलग नहीं हो, वो तुम्हें एक ही माना जाएगा, तुम्हें अलग नहीं माना जाएगा। ठीक, तो सहयोगी का मतलब ये हो गया। ठीक है, तो सहयोगी किन किन का किसका किसका इसके साथ मर्जर हुआ? इसका मर्जर कब हुआ? इन 1927, 2017 में ही इसका मर्जर हुआ। एसबीआई में उसके एसोसिएट बैंकों का मर्जर हो गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मर्ज्ड विथ इटसेल्फ 5 ऑफ इट्स एसोसिएट। 5 बैंकों के साथ जो उसके सहयोगी थे, उन्हीं बैंकों के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर हो गया। कौन कौन से बैंक थे? स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, ठीक, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद एंड स्टेट बैंक ऑफ पटियाला। ये तो हो गए 5 बैंक, और एक बैंक और था, भारतीय महिला बैंक। ठीक, इसका भी मर्जर हुआ 2017 में। ठीक है, 2017 में इसका भी मर्जर हुआ। किसके साथ? किसके साथ हो गया मर्जर इसका? इसका मर्जर हो गया उसके साथ, एसबीआई के साथ। एसबीआई के साथ भारतीय महिला बैंक भी मिल गया। मिल गया? 2017 में ये मिल गया। ठीक, तो सबसे पहले भारतीय महिला बैंक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, भारतीय महिला बैंक ये जो था, इसका नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, ये ऐसा बैंक था, भारतीय महिला बैंक भारत का पहला महिला बैंक था। इसमें जितने भी कर्मचारी थे सारे महिला कर्मचारी थे। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई? 19 नवंबर 19 नवंबर को 2013 में इसकी शुरुआत की गई मुंबई से। ठीक है,
मुंबई में हुई इसकी शुरुआत। ठीक है। 2013 के बजट में 2013 का जो बजट पारित हुआ, बजट में वित्त मंत्री ने महिला बैंक का प्रस्ताव रखा। 2013 के बजट में मतलब 2013 में वित्त मंत्री पता है कौन थे? वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम। उस समय पी चिदम्बरम, ठीक है, ये थे वित्त मंत्री। 2013 के बजट में इन्होंने मतलब कि कहा कि एक ऐसा बैंक मतलब भारतीय महिला बैंक होना चाहिए जिसमें सिर्फ महिला कर्मचारी हों, तो उन्होंने ये बैंक का प्रस्ताव रखा पी चिदम्बरम ने। ठीक है। और 19 नवंबर 2013 को, वही चीज़ मैंने बताई, इसकी स्थापना कभी 19 नवंबर 2013 को मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और पी चिदम्बरम ने इसका उद्घाटन किया। ठीक है। भारतीय महिला बैंक का उद्घाटन किसने किसने किया? मनमोहन सिंह ने किया, सोनिया गांधी और पी चिदम्बरम, इन्होंने, इन तीनों लोगों ने मतलब ये तीन लोग इसके उद्घाटन में उपस्थित रहे और इन्होंने इसका उद्घाटन किया। ठीक है। तो भारतीय महिला बैंक के बारे में आपने समझ लिया। 2013 के बाद कुछ दिनों बाद 2017 में ये एसबीआई के साथ विलय हो गया, मतलब कि ये एसबीआई के साथ मर्ज हो गया और ये पूर्ण रूप से एसबीआई का ही एक अंग हो गया। ठीक है। तो एसबीआई का मर्जर आपको समझ में आ गया, भारतीय महिला बैंक आपको समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। लोगो ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लोगो, ठीक है, लोगो मतलब होता है साइन। स्टेट बैंक का साइन क्या था? दिस वॉज द फर्स्ट लोगो। दिस वॉज द फर्स्ट लोगो ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया व्हेन इट वॉज फाउंडेड ऑन 1 जुलाई 1955। यही चीज़ मैंने आपको बताई कि 1955 में ही इसका नेशनलाइजेशन हुआ और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसका नाम बदल के कर दिया गया। तो वही चीज़ लिखी हुई है, व्हेन इट वाज फाउंडेड, मतलब कि अरे मतलब जब ये अस्तित्व में आया ये बैंक, जब इसकी स्थापना हुई 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई, तो इसका लोगो पता है क्या था? इसका लोगो था ये, नीचे आपको चित्र दिखाई पड़ रहा होगा, ये इसका लोगो था। लेकिन अब ये लोगो नहीं है, अब बदल दिया गया है लोगो। ठीक है। तो इसका फर्स्ट लोगो जो था वो ये था। इस लोगो में क्या था? द बेनियान ट्री। बेनियान ट्री मतलब होता है बरगद का पेड़। बरगद का पेड़। इसके लोगो में देखो बरगद का पेड़ दिख रहा है। अरे आपको दिख ही रहा होगा यार, देखो ये बरगद का पेड़ बीच में दिख रहा है। ठीक है। Banyan tree in the logo says that the bank has strong roots and is capable of propagating and growing in all direction। मतलब कि इसके इसके लोगों में बरगद का पेड़ दिखाया गया और उन्होंने इस बरगद के पेड़ से यह दर्शाने का प्रयास किया कि मतलब हमारा बैंक जो है, हमारे बैंक की जड़ें मजबूत हैं और यह सभी दिशाओं में प्रचार और विकास करने में मतलब कि सक्षम है। प्रोपेगेटिंग का मतलब होता है प्रचार और ग्रोइंग का मतलब होता है विकास। ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका मतलब ये बड़ा ही सरल सा था, लेकिन यह इम्पोर्टेंट था। आपसे कभी कोई पूछ ले कि पहले लोगो कैसा था, उसमें क्या था, तो ये उस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो बेनियान ट्री के बारे में मतलब कि पहले लोगो के बारे में आपने समझ लिया। स्टेट बैंक का पहला जो लोगो था वो ये था, ये चित्र बना हुआ है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखो अब क्या लोगो है। एट प्रेजेंट द लोगो ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज अ ब्लू सर्किल। देखो नीचे दिख रहा है साइन आपको। अब ये लोगो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। इज अ ब्लू सर्किल विथ अ स्मॉल कट एट द बॉटम। देखो ब्लू सर्किल है, ठीक है, और नीचे स्मॉल कट है। ये चीज देखो है, तो आपको समझ में आ रहा होगा है। कट एट द बॉटम, इट वॉज डिजाइंड बाई शेखर कमात। ठीक है। इसको इसको डिजाइन किसने किया है? शेखर कमात एट एल्युमिनस ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। इसे राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद के पूर्व छात्र शेखर
कामात ने डिजाइन किया है। ठीक है, अब देखो इसे किसने डिजाइन किया, जो करंट लोगो है, अभी इस समय भी यही लोगो है। ठीक है, इस समय जो लोगो है वो किसने डिजाइन किया है, शेखर कामात ने डिजाइन किया है, और वो पूर्व छात्र हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के, जो कि अहमदाबाद में है। ठीक है, द लोगो वॉज अनवेल्ड ऑन अक्टूबर 1 1971। ठीक है, और इस लोगो का अनावरण यानी कि इस लोगो को सबसे पहले दिखाया कब गया, इस लोगो को सबसे पहले दिखाया गया 1 अक्टूबर 1971 को। ये देखो, ठीक है, ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन ऑफ एसबीआई सेंट्रल ऑफिस बिल्डिंग। इस ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन मतलब कि उद्घाटन के दिन, किस चीज के उद्घाटन के दिन, ऑन ऑफ द एसबीआई सेंट्रल ऑफिस बिल्डिंग एट बैक बे रेकमेलेशन बॉम्बे। बॉम्बे में इसकी सेंट्रल बिल्डिंग के उद्घाटन के वक्त इसको सबसे पहले इस लोगों को प्रदर्शित किया गया या दिखाया गया। ठीक है, 1 अक्टूबर 1971 को दिखाया गया बैक बे रिक्लेमेशन बॉम्बे में एसबीआई केंद्रीय कार्यालय भवन के उद्घाटन के दिन इसे दिखाया गया। ठीक है, अब इतना तो समझ में आ ही रहा होगा, देखो लिखा भी हुआ है ऊपर। ठीक है, तो अब कोई दिक्कत तो है नहीं, अब इस लोगो को समझ गए होगे, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यह है कि पता होना जरूरी है। ठीक, अब आगे चलते हैं। ठीक, आगे आगे एक चीज़ और ज़रूरी चीज़ छूट जा रही थी, वो ये है कि जब 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 ये क्या कहते हैं, अब ये सब हटा देता हूँ। अब देखो, जब दिस वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एसबीआई जॉन, ये जो थे जॉन मैथाई वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एसबीआई। ठीक, ये सबसे पहले चेयरमैन थे एसबीआई के, ये जरूरी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले चेयरमैन कौन थे एसबीआई के, ये सामने लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक इन 1969। 1969 में किन किन बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया, ऑन 19 जुलाई 1969 14 मेजर कॉमर्शियल बैंक विथ डिपॉजिट एक्सीडिंग रेस 50 करोड़ वर नेशनलाइज। मतलब कि 19 जुलाई 1969 को 14 मेजर कॉमर्शियल बैंक, 14 बड़े कॉमर्शियल बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया, जिनमें 50 करोड़ से अधिक की धनराशि जमा थी। ठीक, तो वो कौन कौन से बैंक थे, वो बैंक थे, देखो इलाहाबाद बैंक था। ठीक है, उसके बाद था बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, जिसे आज के समय में यूको बैंक भी कहते हैं। ठीक, तो इन 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन कब किया गया, 19 जुलाई 1969। इनका नाम आपको याद करने की आवश्यकता है बस, बाकी और इसमें कुछ समझाने वाला जैसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। ठीक, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक इन 1980। 1980 में भी कुछ बड़े बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया, उनके बारे में जानते हैं। ठीक, तो ऑन ऑन 15 जुलाई 1980 6 मोर कॉमर्शियल बैंक वर नेशनलाइज्ड। तो कौन कौन से वो बैंक थे, आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड विजया बैंक। ठीक है, इन सब बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया, इनमें लगभग 200 करोड़ के आसपास की राशि जमा थी। ठीक है, इनमें लगभग 200 करोड़ के आसपास की राशि जमा थी, इन बैंकों का नेशनलाइजेशन जब किया गया तब। तो ये सब राशि सरकार के अंडर में आ गई, और इन सब बैंकों का नेशनलाइजेशन कब किया गया, इन सब का नाम आपको याद करने की आवश्यकता है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।